क्लास 12 हिंदी मीडियम। कल हमने चैप्टर नंबर 4 सारणी के बारे में पढ़ा था, जहाँ मैंने आपको बताया था सारणी एक प्रकार से मैट्रिक्स ही होती है, पर ये मैट्रिक्स जो होती है ये वर्ग आव्यूह के रूप में होती है, मतलब जहाँ पर हमारे पास में पंक्ति और स्तंभ दोनों की संख्या समान होती है। उसके अलावा मैंने बताया था सारणिक है जिसका एक निश्चित मान होता है, यानी एक संख्यात्मक मान हम जैसे कह सकते हैं वो सारणिक का होता है, और मैट्रिक्स में संख्यात्मक मान नहीं होता। फिर उसके बाद में मैंने बताया था सारणिक को हल कैसे करते हैं, तो उसमें मैंने 2x2 का क्रम भी बताया था और 3x3 का क्रम भी आपको बताया था कि उसको कैसे हम हल करते हैं। अब उसके आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद में मैंने इसके गुणधर्म बताया था, जिसमें आपको 4 गुणधर्म मैंने बता दिए थे। आज लेते हैं हम गुणधर्म नंबर 5वां। पांचवा गुणधर्म ये है कि अगर किसी सारणी की एक पंक्ति में दो अवयव अगर साथ में जुड़े हुए हैं, या प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो उस पूरी सारणी को हम दो सारणिकों में तोड़ सकते हैं, और तोड़ने के बाद में जो संख्या आती है वो ही हल उसके बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि उदाहरण लेता हूँ मैं आपके पास में 1 + x 2 + x 3 + x 1 3 2 0 1 माइनस। जैसे ये हमारे पास में एक सारणिक है, तो आप देख सकते हो इसके पहले स्तंभ में दो संख्याएं दे रखी है, और दोनों संख्याओं के बीच में जो साइन है यहाँ पे आपके पास में वो प्लस है। तो इस पूरी सारणी को हम दो सारणिकों में तोड़ सकते हैं। अब दो सारणिकों में कैसे तोड़ते हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। पहले स्तंभ के पहले वाले अवयव देखिए आप क्या दे रखे हैं, 1 2 3 ये लिख लिए। इसके बाद में इन दोनों स्तंभों में कोई चेंज नहीं करना, ये ऐसे कैसे 1 3 2 0 1 -1, तो ये हो गया हमारे पास में पहले। अब उसके बाद में देख सकते हैं यहाँ पे साइन किसका यूज कर रहे हैं, प्लस का, तो यहाँ पे बीच में साइन किसका आएगा हमारे पास में, प्लस का। फिर आगे बढ़ते हैं। अब पहले स्तंभ में आपके पास में क्या संख्या बची, तो वहां बच गया x x x 1 3 2 0 1 -1। तो कहने का मतलब इसका हल और इसका हल निकालने के बाद में जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो वो इस सारणी के हल के बराबर होगा। यहाँ पर हम ये था हमारा 5वां नियम, यानी किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ में कोई दो संख्याएं जुड़ी हुई हैं, जब इनके बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन है, तो उस पूरी सारणी को हम दो सारणिकों में विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं 5वां नियम पढ़ता हूं मैं। छठा नियम, अगर किसी सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो तो उस सारणी का मान क्या होता है हमारे पास में, 0 होता है। यानी 0 0 0 2 3 1 1 3 4। आप देख सकते हो इस सारणी में आपके पास में प्रथम पंक्ति जो है उस पंक्ति में सभी अवयवों का मान क्या है, 0। तो इस मतलब इस सारणी का हल जो होगा वो क्या होगा हमारे पास में, 0 होगा। ये सीधा मान लिख सकते हैं। ये था हमारे पास में छठा नियम। उसके बाद में आते हैं हम यहाँ पर आगे मैं बढ़ता हूं। तो अब मैं आपको बताता हूं सारणिक में उप सारणिक क्या होती है आपके पास में, और सहखंडज क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 2 × 2 की आपके पास में एक सारणी है, 2 3 4 और 5। अब मुझे यहाँ पर पहली पंक्ति के सहखंडज बताने हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली पंक्ति के अवयव ये हो गए हमारे पास। तो पहली पंक्ति के जब मैं यहाँ पर सहखंडज देखूंगा तो 2, तो 2 का सहखंडज आप देख सकते हो क्या हो गया, 5। ये हो गया हमारे पास में 2 का सहखंडज। दूसरा, जब यहाँ पे आप चलोगे तो ये दूसरा अवयव 3 हो गया, तो इसका सहखंडज क्या हो गया, तो 3 का सहखंडज हो गया हमारे पास में 4। तो ये हो गया 2 का सहखंडज, और यहाँ पर ये 3 का सहखंडज। ये होते हैं हमारे पास में सहखंडज। ये तो था हमारे पास में 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स का सहखंडज। अब यहाँ पर जैसे 3 × 3 की मैट्रिक्स हो, ये सॉरी 3 × 3 क्रम की आपके पास में सारणिक हो, उसका सहखंडज या उप सारणिक जब हम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 3 2 1 4 3 2 1 0 1। अब यहाँ पर जैसे मैं मान निकालता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले 3 का सहखंडज जब मैं निकालता हूँ तो 3 का सहखंडज जब आप निकालते हो तो यहाँ पे देखिए वही कल जो मैंने आपको बताया था, 3 से जुड़ी हुई पंक्ति तथा 3 से जुड़ी हुई स्तंभ के अवयवों को हटाते हैं तो ये कैंसिल, तो आपके पास में ये 4 अवयव बचते हैं। तो क्या बच गया, 3 2 0 1। तो ये हो गया हमारे पास में 3 का सहखंडज। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं
2 का सहखंडज। 2 का सहखंडज तो उससे जुड़ी हुई पंक्ति ये कैंसिल, उससे जुड़ा हुआ स्तंभ ये कैंसिल, तो अवयव क्या बच गया आपके पास में 4 1 2 1, ये हमारे पास में 2 का सहखंडज। और लास्ट आते हैं 1 का सहखंडज। तो 1 का सहखंडज तो आप देख सकते हैं इससे जुड़ी हुई पंक्ति और स्तंभ ये कैंसिल, तो अवयव क्या हो गया 4 3 1 0, ये हमारे पास है 1 का सहखंडज। तो ये होता है हमारे पास में सहखंडज। इसी को दूसरा नाम जो आप देख सकते हो वो दे सकते हैं हम उपसारणिक, इसी का दूसरा नाम होता है हमारे पास में। तो ये था हमारे पास में किसी भी सारणिक का सहखंडज या उपसारणिक कैसे निकालते हैं। एक नियम और हम लेते हैं, 7वां नियम। तो 7वां नियम जब मैं लेता हूं तो 7वें नियम में देखिए हमारे पास में क्या दे रखा है। 7वां नियम ये है कि अगर आप किसी सारणिक की किसी पंक्ति के सहखंडज निकालें और उन सहखंडजों को हम दूसरी पंक्ति के अवयवों के साथ में गुणा करें तो उस सारणिक का मान भी हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। यानी कहने का मतलब किसी सारणिक के सहखंडज के मान आप निकालते हैं या उपसारणिक निकालते हैं और उसको उसी अवयवों के साथ में गुणा करते हैं जिसके वो सहखंडज है, तो सारणिक का मान निकलता है, अन्यथा उस सारणिक का मान 0 होता है। तो जैसे मैं उदाहरण लेता हूं, ये मैंने ये ले लिया 1 2 3 0 1 -1 1 2 और 1, ये मैंने एक सारणिक ले लिया। अब इस सारणिक में आप देख सकते हैं सबसे पहले मैं सहखंडज निकालता हूं, कौन सी सारणिक के, प्रथम पंक्ति के मैं सहखंडज निकालता हूं। तो सबसे पहले 1 का सहखंडज, तो 1 का जब आप सहखंडज निकालोगे तो क्या आएगा, देखिए ये कैंसिल तो यहाँ आ गया 1 2 -1, जब गुणा करूंगा तो ये 1, फिर माइनस गुणा कर दिया -2 तो इसका मान हो गया 3। फिर मैं 2 का निकालता हूं तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंसिल तो 0 1 -1 1, यहाँ गुणा करूंगा तो ये 0 हो गया, ये माइनस का 1 तो यहाँ प्लस का 1। फिर तीसरा 3 का सहखंडज निकालोगे तो यहाँ पर ये कैंसिल तो 0 1 1 2, तो ये हो गया 0 -1 यानी माइनस का 1, तो आपके पास में मान आ चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर आपने जिसके आपने ये सहखंडज निकाला अगर उसको गुणा करता हूँ तो इसका संख्यात्मक मान आएगा, जैसे 1 पहला प्लस का होता है 1, इसका सहखंडज हो गया आपके पास में 3, फिर दूसरा -2 इसका सहखंडज हो गया 1, फिर तीसरा आपके पास में वापस प्लस का 3 और इसका सहखंडज हो गया -1। यहाँ गुणा करूँ तो 3, यहाँ गुणा करूँ तो -2, यहाँ गुणा करूँ -3, 3 से 3 कट गया, उत्तर क्या आ गया -2। बट अगर यहाँ पर हम परंतु अगर मैं ये जो आपने सहखंडज जिस अवयव के निकाले हैं उन अवयवों को छोड़ करके दूसरे अवयव ले लो, जैसे निकाले तो मैंने प्रथम पंक्ति के सहखंडज है पर मैं यहाँ पर अवयव कौन से ले रहा हूँ, द्वितीय जो पंक्ति है उसके अवयव लेता हूँ, तो इस मानिक का मान हमेशा शून्य होता है। आप चेक कर सकते हो, जैसे पहला 0 ले लिया मैंने, यहाँ आता हूँ ये 3 हो गया, ये माइनस का फिर ये प्लस का 1, दूसरा लेता हूँ तो यहाँ 1 हो गया आपके पास में, और तीसरा वापस माइनस का 1, यहाँ माइनस का ही होता है तो माइनस प्लस का 1 और ये माइनस का 1, तो ये 0, यहाँ देख सकते हो 1, ये हो गया माइनस का 1 आंसर, तो उत्तर 0। तो कहने का मतलब यदि किसी सारणी के पंक्ति या स्तंभ के आप सहखंडज निकालते हो और अगर उसको दूसरी पंक्ति या दूसरे स्तंभ के अवयव के साथ में गुणा करते हैं तो उस सारणी का संख्यात्मक मान हमेशा क्या रहता है, शून्य। ये हमारा 7वां नियम था। तो ये थे हमारे पास में गुणधर्म, सहखंडज कैसे निकालते हैं वगैरह। अब मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ। उदाहरण में आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर जो हम लगाएंगे वो संक्रिया लगाएंगे। अब आप कहोगे ये संक्रियाएं कैसे लगती है, तो संक्रिया मैं समझाता हूँ संक्रिया कैसे लगती है, उसके लिए मैं उदाहरण लेता हूँ आपके पास से। जैसे सबसे पहला उदाहरण जो है हमारे पास में वो मैं लेता हूँ उदाहरण संख्या आपके पास में 10। अब उदाहरण संख्या 10 में जो हमारे पास में सारणी का मान दे रखा वो क्या दे रखा है, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। दूसरे स्तंभ में हमारे पास में मान दे रखा है m माइनस n, n माइनस आपके पास में p और p माइनस n। फिर दे रखा है x माइनस y, y माइनस z और z माइनस x। इसका हल हमें ज्ञात करना है। तो अब संक्रियाएं कैसे लगाते हैं, संक्रियाएं लगाना मतलब संक्रियाओं का ऐसा उपयोग करना जिससे उनको हल करने के बाद में हम कोई ना कोई गुणधर्म यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं तो कोई भी पद
कैंसिल नहीं होता। पर अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो यहाँ पे देख सकते हो प्लस का है, ये माइनस का है, ये प्लस का भी, ये माइनस का सी, ये माइनस का सी, ये प्लस का, तो ये सारे कैंसिल होते हैं। तो मैंने आपको बताया था ये जो होती है ये होती है पंक्ति और ये जो होता है स्तंभ। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ इसका मतलब मैं स्तंभों को जोड़ रहा हूँ, और अगर इन तीनों को जोड़ रहा हूँ इसका मतलब मैं यहाँ पर किसको जोड़ रहा हूँ, पंक्तियों में जोड़ रहा हूँ। तो मैं कौन सी पंक्ति में बदलाव कर रहा हूँ, पहली पंक्ति, तो इसको मैंने दर्शा दिया R1, R मतलब रो जिसे हम पंक्ति कहते हैं। तो R1 में क्या चेंज कर रहा हूँ, इन तीनों को जोड़ रहा हूँ, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आपको सिर्फ चेंज किसमें करना है, R1 में चेंज करना, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं करना, जैसे है वैसे के वैसे अवयव आपको रखना। चलिए मैं जोड़ता हूँ। तो पहली पंक्ति में जब मैं इन तीनों को जोड़ता हूँ तो क्या आएगा, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए। यहाँ पे भी जोड़ते तो यहाँ क्या बनेगा, m माइनस n, n माइनस p और p माइनस n। फिर इनको यहाँ जोड़ता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x। बाकी नीचे वाले अवयव ऐसे कैसे, b माइनस सी, c माइनस c, दूसरी पंक्ति में n माइनस p, p माइनस n और तीसरी पंक्ति में y माइनस z और z माइनस x। चलिए मैंने जोड़ दिया। अब जो कैंसिल होते हैं वो कैंसिल करते हैं, माइनस का भी प्लस का भी, a से a कैंसिल, c से c, m से m, p से p, n से n, x से x, z से z, y से y। तो आप देख सकते हो पहली पंक्ति में यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। यहाँ हो गया आपके पास में b माइनस c, c माइनस c, n माइनस p, p माइनस n, y माइनस z और z माइनस x। तो अभी मैंने आपको गुणधर्म नंबर 6 बताया था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था इधर किसी भी सारणी की पंक्ति या स्तंभ उसके अवयवों का मान शून्य हो जाए तो उस सारणी का मान 0 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो पहली पंक्ति जो है उसमें सभी अवयवों का मान क्या आ रहा है, हमारे पास में 0 आ रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पे वो गुणधर्म का उपयोग करके सारणी का मान क्या लिख सकते हैं, 0। ये हो गया। एक और उदाहरण लेता हूं मैं। उदाहरण संख्या 11 देखिए क्या दे रखा है प्रश्न हमारे पास में। उदाहरण संख्या 11 में दे रखा है 1 1 1 x y z x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर बराबर हमें सिद्ध जो करना है, यहाँ पे सिद्ध करना है आपको, वो सिद्ध करना है x माइनस वाई, y माइनस z और z माइनस x। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब संक्रियाएं किस प्रकार लगानी है तो वो देखिए आप, जो आपके दक्षिण पक्ष में क्या दे रखा है उस सिद्ध करने के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सर्वसमीकरण या ऑपरेशन जो संक्रिया है वो लगाते हैं। तो सबसे पहला पद आप देख सकते हो यहाँ पर क्या बन रहा है हमारे पास में x माइनस वाई बन रहा है। अब इस पूरी सारणी में देखिए आप x कहाँ आ रहा है, तो हम देखते हैं कि x जो आ रहा है हमारे पास में वो प्रथम पंक्ति में है और y कहाँ आ रहा है, तो y कहाँ आ रहा है, द्वितीय पंक्ति में। तो आपके पास में सीधा सा x माइनस वाई करना है, मतलब इसमें से इसको क्या करना है, घटाना है। फिर दूसरा देख सकते हैं तो y माइनस z, तो इसमें से इसको घटाना है। तीसरा आप देख सकते हैं z माइनस x, तो इसमें से इसको घटाना है। पर यहाँ पर अगर आप तीसरा पद घटाते हो तो इन तीनों का मान क्या हो जाएगा, 0, और 0 हो जाएगा। तो अभी मैंने बताया अगर किसी पंक्ति या स्तंभ तीनों के मान 0 हो तो सारणी का मान क्या हो जाता है, 0। और हमें यहाँ 0 नहीं लाना है, ये पता है। तो यहाँ पर हमें संक्रिया सिर्फ कौन सी लगानी है, 2 ही लगानी है। पहली संक्रिया लगाता हूँ, अभी मैंने बताया था ये प्रथम पंक्ति, ये द्वितीय पंक्ति, इसमें से इसको घटाना, यानी पहला चेंज जो चल रहा हूँ वो R1 में R1 माइनस R2, और दूसरा इसमें से इसको घटाना तो R2 में चेंज कर रहा हूँ R2 माइनस R3। चलिए घटाते हैं, इसमें से इसको घटा दिया, 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0। यहाँ घटा दिया तो ये बन गया x माइनस वाई, इसमें से इसको घटा दिया तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए 1 में से 1 घटा दिया, ये भी क्या हो गया, 0। यहाँ घटा दिया तो y माइनस z, यहाँ घटा दिया तो y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। तीसरे में कोई चेंज नहीं किया, ऐसा ऐसा 1 z और z। यहां तक हल करने के बाद में आप देखिए पहली पंक्ति में यहां पर एक सरसमीकरण लग रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। चलिए मैं लिखता हूं, ये 0 ऐसा कैसा, यहाँ x माइनस वाई, यहाँ हो जाएगा x माइनस वाई और x प्लस वाई। दूसरे में चलते हैं, यहाँ 0, यहाँ y माइनस z, यहाँ हो जाएगा y माइनस z और y प्लस z, और तीसरे में 1 z और z स्क्वायर। चलिए अब आप देख सकते हो इस पहली पंक्ति में से क्या पद आपके पास में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे भी x माइनस वाई, यहाँ पे भी x माइनस वाई। तो पहली पंक्ति में से मैंने x माइनस वाई को कॉमन ले लिया, दूसरी पंक्ति में से कॉमन आ रहा है y माइनस z, ये y माइनस z कॉमन ले लिया, तो क्या पद बच गए, यहाँ तो 0 था ही, यहाँ से ये बार ले लिया 1 बच गया, यहाँ से ये बार आ गया तो यहाँ बच गया x प्लस वाई,
यहाँ पे वापस 0, यहाँ वापस 1 बच गया, यहाँ से ये बाहर आ गया तो यहाँ बच गया y प्लस जेड और नीचे वही 1z और z2 ये मान आ गया। तो देख सकते हैं आपके पास में x माइनस वाई पहला पद आ चुका है, दूसरा y माइनस जेड वो भी आ चुका है, तीसरा पद हमें क्या लेके आना है यहाँ पर z माइनस एक्स। अब मैं यहाँ पर इस सारणी का क्या करता हूँ, प्रसार करता हूँ, और प्रसार भी किसके अकॉर्डिंग करता हूँ, प्रसार जो मैं यहाँ पे करता हूँ वो करता हूँ प्रथम स्तंभ के अनुसार, क्योंकि आप देख सकते हैं दो अवयव हमारे पास में 0 है तो इन दोनों का मान तो 0 होगा, तो हमें इसके अकॉर्डिंग प्रसार करना है, तीसरे के अकॉर्डिंग। चलिए तो प्रथम स्तंभ के अनुसार तो ये दो पद जो बाहर थे वो कैसे कैसे x माइनस वाई वाई माइनस जेड, तीसरे के अकॉर्डिंग आता हूं। तो सबसे पहला पद 0, इसका मान ये कैंसिल, तो यहां पर आपके पास में जो भी पद आएगा इसको इससे गुणा करोगे तो ये आपके पास में z माइनस जेड स्क्वायर, और यहां इसको इससे गुणा करोगे तो z ब्रैकेट में y प्लस जेड। फिर दूसरा वापस 0 है, चलिए तो ये कैंसिल, यहाँ आपके पास में 1 को इससे गुणा कर दिया जेड स्क्वायर, और यहाँ z को इससे गुणा कर दिया तो z x प्लस वाई। अब तीसरा अवयव लेते हैं 1, पहला प्लस का, दूसरा माइनस का, तीसरा प्लस का। चलिए तो यहाँ पे ये कैंसिल, तो यहाँ बच गया आपके पास में 1 को इससे गुणा किया तो y प्लस जेड, फिर माइनस का साइन, 1 को इससे गुणा किया तो ये बच गया x प्लस वाई। तो x माइनस वाई ऐसा कैसा, y माइनस जेड ऐसा कैसा, 0 को इससे गुणा करेंगे तो ये पद 0, यहाँ 0 से गुणा करूंगा तो ये भी 0, यहाँ 1 y प्लस जेड। आगे साइन आप देख सकते हैं माइनस का है तो दोनों माइनस के, माइनस x माइनस वाई, y से y क्या हो गया कैंसिल, तो x माइनस वाई, यहाँ y माइनस जेड, ये दोनों तो वैसे ही 0, 1 को इससे गुणा कर दिया तो तीसरा पद क्या आ गया हमारे पास में z माइनस x, ये आ गया हमारे पास में उत्तर। तो संक्रिया हमें उसी प्रकार लगानी है जो आपको सिद्ध करना है, उसी का उपयोग करके हमें संक्रियाओं का उपयोग करना है। एक और उदाहरण लेता हूं मैं यहाँ पर, उदाहरण संख्या 12। बारहवें उदाहरण में हमारे पास में जो प्रश्न में दे रखा है वो ये दे रखा है b प्लस सी q प्लस आर और y प्लस जेड। दूसरी पंक्ति में हमारे पास में c प्लस ए, r प्लस पी और z प्लस एक्स, और तीसरी पंक्ति में हमारे पास में a प्लस बी, p प्लस क्यू और x प्लस वाई बराबर जो हमें सिद्ध करना है 2 है बार, और ब्रैकेट के अंदर है हमारे पास में APX BQY और CRZ, ये हमें सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है तो सबसे पहले मैं LHS में आता हूं। तो LHS में आप देखते हैं पद कैसे बनाना। पहला पद जो आपको बनाना है वो APX लेके आना है। चलिए तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो जब आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या पद बनता है, यहाँ पर आपके पास में b ऐसा कैसा, a ऐसा कैसा, तो c प्लस c कितना हो जाएगा 2c, और इस पूरे पद में से अगर मैं इस वाले को घटा दूं तो a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, सिर्फ पद क्या बचेगा हमारे पास में 2c। तो मैं संक्रिया क्या लगा रहा हूँ, c1 में चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये कॉलम है, स्तंभ है आपके पास में, तो पहले स्तंभ में चेंज कर रहा हूँ c1 और c2, यानी इन दोनों को जोड़ करके इसमें से तीसरे को मैं घटाता हूं। चलिए चेंज करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं b प्लस सी, इसमें ये वाला पद जोड़ना था c प्लस ए, माइनस ये घटाना है तो माइनस का a और माइनस का b। दूसरे में भी q प्लस r प्लस p माइनस p माइनस q। तीसरे में चलते हैं तो y प्लस जेड माइनस जेड प्लस जेड प्लस एक्स माइनस एक्स माइनस वाई। तो हमें सिर्फ पहले स्तंभ में ही चेंज करना, तो बाकी दोनों ऐसे कैसे, तो c प्लस ए, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b, p प्लस q, x प्लस y। चलिए अब जो कैंसिल होता है, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, और यहाँ पे y से y कैंसिल, x से x। तो c प्लस c कितने हो गए 2c, 2r और 2z। यहाँ पर आपके पास में c प्लस a, r प्लस p, z प्लस x, a प्लस b और p प्लस q,
और x प्लस वाई, ये पद हमारे पास में बच गए। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बाहर क्या पद आ रहा है हमारे पास में 2, और आप देख सकते हैं पहले स्तंभ में सभी अवयवों के साथ में गुणा में क्या आ रहा है 2, तो 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से मैं 2 को क्या लेता हूँ कॉमन ले लेता हूँ। तो जब 2 को कॉमन लेता हूँ तो क्या पद बचेगा यहाँ पर सी आर जेड, यहाँ सी प्लस ए आर प्लस बी जेड प्लस एक्स, फिर आपके पास में ए प्लस बी पी प्लस क्यू और एक्स प्लस वाई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो जितने भी अवयव है वो सिर्फ एक एक पदों में, पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पदों में है। तो देखिए यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ आ रहे यहाँ पे भी आ रहे, यहाँ जेड है तो यहाँ पे, तो इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं तो ये वाली लाइन कैंसिल हो जाएगी हमारे पास में। तो चलिए मैं अब यहाँ पर क्या चेंज करता हूँ, तो दूसरा चेंज जो मैं यहाँ पे करता हूँ वो चेंज कर रहा हूँ C2 में से C1 को घटाना, C2 में चेंज कर रहा हूँ C2 माइनस C1। तो चलिए 2 तो बात है, पहली वाली लिखा है ऐसे की ऐसे, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ इसमें से इसको घटाऊंगा C से C कैंसिल, यहाँ बच गया A, इसमें से इसको घटाऊंगा R कट गया तो P, यहाँ घटाऊंगा तो Z से Z कट गया X, तीसरे में जो हमारे पास में बच गया A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब आप देख सकते हो ये A P X और इसके अंदर भी A P X आ रहा है, मतलब इसमें से इसको घटाना है। चलिए घटाते हैं, तो अब मैं जो चेंज कर रहा हूँ वो चेंज किसमें कर रहा हूँ C3 में, C3 माइनस C2, तो 2 पहले वाले में कोई चेंज नहीं है ऐसा कैसा, ठीक है, दूसरे वाले में भी कोई चेंज नहीं है ऐसा कैसा, तीसरे में इसमें से इसको घटाना तो यहाँ घटाऊंगा A से A कट गया, B यहाँ घटा दिया, Q बच गया, यहाँ घटा दिया तो Y बच गया। अब देखिए अवयव आ रहे हैं पर थोड़े से उल्टे सीधे आ रहे हैं, यहाँ पहले स्तंभ में APX है, यहाँ पे आपके पास में दूसरे स्तंभ में आ रहा है। तो हमने एक नियम पढ़ा था, किसी सारणी की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों के अवयवों को अगर हम परस्पर बदल दें तो वहां पर साइन जो है वो चेंज हो जाता है। तो आगे साइन यहाँ पे प्लस का है, अगर चेंज करता हूं तो किसका होगा आपके पास में माइनस का। तो पहले चेंज कर रहा हूं मैं इन दोनों में, C1 और C2 में, C1 इंटरचेंज C2, इन दोनों को जब मैं चेंज करता हूं तो देखिए आपके पास में क्या पद बनता है, तो साइन लग जाएगा आगे माइनस के 2 हो गए, ये पद आगे आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा APX, यहाँ हो जाएगा CRZ BQY। चलिए अब चेक करते हैं, पहले लाइन सेम है और देखिए दूसरी लाइन में BQY और यहाँ पे क्या आ रहा है CRZ। तो अब हम वापस चेंज करते हैं, इसमें दूसरे और तीसरे इन दोनों को चेंज करता हूँ, C2 चेंज C3, जब चेंज करता हूँ तो वापस साइन चेंज होगा, यहाँ साइन किसका माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ बाहर 2 बच गए, यहाँ आ जाएगा ये तो वैसा कैसा, इन दोनों को चेंज कर दिया तो यहाँ BQY और यहाँ हो गया CRZ। तो आप देख सकते हैं आपके पास में जो पद था वो पद हमारे पास में आ चुका है। तो ये मैंने 2-3 उदाहरण कराए आपको, 2-3 नियम भी बताए, सेकंडज वगैरह, और भी जो उदाहरण है वो हम कल आगे हल करेंगे।